इकरा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को किस तरीके से बांटा गया है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और उनसे कैसे कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में। आइए जीव विज्ञान को हम समझते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया मुख्यतः। अगर देखा जाए तो एक हमारा जंतु विज्ञान और एक हमारा जो होता है वनस्पति विज्ञान होता है, यानी पादप का विज्ञान, पौधों का विज्ञान। अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द दिया उन्होंने किसने दिया था, तो जीव विज्ञान का जो शब्द दिया लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। यहाँ पे देखेंगे 1802 ईस्वी में। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है और जीव विज्ञान शब्द जो है लैमार्क था, ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में दिया। देखिए जीव विज्ञान शब्द जो है बायोलॉजी शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायोस और एक है लोगोस। तो बायोस का मतलब जो होता है जीवन होता है और लोगोस का मतलब अध्ययन। इस तरह से अगर देखा जाए तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ यही होता है कि जीवन का अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसे ही बायोलॉजी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक हमारा जंतु जगत होता है और एक हमारा पादप जगत होता है। जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत को साइंस की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में फाना और पादप जगत को फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। आइए जीव विज्ञान की उन प्रमुख शाखाओं को समझते हैं जिनसे बहुत सारे एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखेंगे पहली शाखा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कोशिका का विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे न्यूनतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। देखा जाए तो दूसरा हमारा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, यानी ऊतकों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। बात करें कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर हमारा ऊतक बनता है और ढेर सारे ऊतकों को मिलकर अंग का निर्माण होता है और ढेर सारे अंग मिलते हैं तो हमारा तंत्र बनता है, और जब ढेर सारे तंत्रों का मिलाप कर दिया तो जीव शरीर बन जाता है, यानी शरीर का रूप ले लेता है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका होती है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पीसी कल्चर की बात कर लें तो पीसी कल्चर का जो संबंध है मत्स्य पालन का अध्ययन, ध्यान रखेंगे मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी मछलियों के पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन एक चीज खास तौर से ध्यान देंगे, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, जबकि मछलियों के पालन का जो अध्ययन होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। मछलियां दो तरह की पाई जाती है समस्त संसार में, एक अस्थिल और एक उपस्थिल। देखेंगे अस्थिल और उपस्थिल होती हैं। अगर देखा जाए तो टारपीडो मछली को इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जाना जाता है, यानी टारपीडो से बिजली का उत्पादन भी होता है। गंबूसिया मछली की बात करें तो मलेरिया के जैविक नियंत्रण में इसका इस्तेमाल होता है। मलेरिया के जैविक नियंत्रण में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। एपीकल्चर की बात कर ले तो एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी अगर देखा जाए तो एक ही एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का जो विज्ञान है वो एपीकल्चर कहलाता है। अब देखें मधुमक्खियों का विष अम्लीय प्रकृति का होता है। जो मधुमक्खियों का विष होता है वो अम्लिक होता है, आप जानते हैं अम्लीय रूप में होता है। प्राकृतिक आपदा, देखेंगे मधुमक्खियों से क्या क्या पता लगाया जाता है, तो प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी, मतलब भूकंप आने वाला हो तो मधुमक्खियों को पहले पता चल जाता है। किसी तरह की मौसम की खराबी होगी मधुमक्खियों को पहले पता चल जाएगा। प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं होती हैं उस पर पता चल जाता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मधुमक्खियां पहले पता कर लेती है और उन्हीं के माध्यम से इसकी जानकारी ली जाती है।
बारूदी सुरंगों का पता लगाना, यानी बारूदी सुरंग जो होता है, जो नीचे माइंस लगा देते हैं, तो जो बारूदी सुरंग होते हैं उनका पता, बारूद का पता लगाने के लिए, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा है तो कोयले की खान में बनी जो मीथेन गैस कोयले की खान में बनती है, उसका पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियां ही बता देती हैं वहां पे कि कोयले की खान में मीथेन गैस है अथवा नहीं है। मधुमक्खियों में सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है, तो जानिए, मधुमक्खियां अपने सूचनाओं का आदान प्रदान जो एक से दूसरे के पास पहुंचाती हैं, वो नृत्य के माध्यम से, यानी डांस करके एक दूसरे के पास अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। और अगर बात करें तो मधुमक्खियों में सूचना का प्रसारण तंत्र की खोज किसने किया, तो देखेंगे वी फ्रिस ने। वी फ्रिस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मधुमक्खियों में सूचना तंत्र का खोज किया कि मधुमक्खियों में सूचना का प्रसारण का तंत्र जो है कैसे संचालित होता है, उसकी खोज किया वी फ्रिस ने। आइए अगला देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं रेशम कीट के पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। रेशम कीट की अगर बात करें तो रेशम कीट का जो पालन होता है वो आप जानते हैं शहतूत के पौधे से होता है, शहतूत के पत्तियों से होता है, उसी से इनका निर्माण होता है। और अगर देखा जाए तो रेशम का जो निर्माण होता है वो लार्वा अवस्था में होता है, यानी कीटों का लार्वा अवस्था में जब कीट होते हैं उसी समय रेशम का निर्माण होता है। लेकिन व्यापारिक तौर पर अगर उसको व्यापारिक तौर पर प्रयोग करने की बात करें तो जो अवस्था होती है जिसमें व्यापारिक तौर पर उसे प्रयोग किया जा सकता है वो प्यूपा अवस्था कहलाती है, यानी व्यापारिक तौर पर प्रयोग प्यूपा अवस्था में होता है। अगर देखा जाए तो रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। जो रेशम कीट का लार्वा होता है, छोटे छोटे लार्वा होते हैं, उनको हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम विटीकल्चर। विटीकल्चर की बात करें, ये भी बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। पोल्ट्री की बात करें तो बारह सुनते रहते हैं, पोल्ट्री में मुर्गी पालन का अध्ययन किया जाता है। पोल्ट्री के अंतर्गत मुर्गी पालन का अध्ययन करते हैं। आइए पोल्ट्री के अंतर्गत देखते हैं मुर्गी पालन। देखेंगे तो बर्ड फ्लू और रानीखेत दो ये बीमारियां हैं जो मुर्गियों के माध्यम से फैलती हैं, बर्ड फ्लू और रानीखेत। बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु से फैलता है। H5N1 याद रखिएगा, कई बार ये पूछा है कि बर्ड फ्लू का वाहक कौन होता है, तो बर्ड फ्लू का वाहक हमारा जो होता है मुर्गियां होती हैं। और बर्ड फ्लू को किस विषाणु से होता है, तो H5N1 से बर्ड फ्लू होता है। रानीखेत बीमारी भी इन्हीं के माध्यम से होता है। रानीखेत उत्तराखंड में एक स्थान का नाम है। अगर देखा जाए तो अगला हमारा आता है पिगरी। पिग से आप जानते हैं, पिगरी के अंतर्गत देखा जाए तो सुअर पालन का अध्ययन किया जाता है। जो स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है ये इन्हीं के माध्यम से, इनका वाहक जो होते हैं सुअर होते हैं, इन्हीं के माध्यम से स्वाइन फ्लू बीमारी होती है। और इसकी विषाणु की बात करें तो H1N1 विषाणु से होता है। याद रखेंगे, जहां हम देख रहे थे कि यहाँ पे बर्ड फ्लू H5N1 विषाणु से होता है, वहीं स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से होता है। आइए अगला देखते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन, यानी पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है। सबसे पहले पक्षियों का अध्ययन डॉक्टर सलीम अली ने किया था, इसीलिए डॉक्टर सलीम अली को पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी पक्षी विज्ञान के जनक सलीम अली है और इन्हीं के नाम पे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी आप देखेंगे तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने सबसे पहले पक्षियों का अध्ययन किया और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। बात करते हैं संसार का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी है तो आप जानते हैं शुतुरमुर्ग। समस्त संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी होता है। और हमिंग बर्ड की अगर बात करें तो हमिंग बर्ड उल्टी उड़ान भरने वाला है, ये उल्टा होकर के उड़ता है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है और संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। आइए अगला देखते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी की बात करें तो ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी के अंतर्गत। देखिए समस्त संसार में दो तरह के आपको सर्प देखने को मिलेंगे, एक विषैला और एक अविषैला। विषैला और अविषैला की बात करें तो देखेंगे संसार का सर्वाधिक विषैला सर्प जो है हाइड्रोफिश माना जाता है। हाइड्रोफिश समस्त संसार का सबसे ज्यादा विषैला, सर्वाधिक विषैला सर्प है। अगर देखा जाए तो स्थल
स्थल की बात कर रहे हैं तो देखेंगे स्थल स्थल की बात करें या स्थल की या भारत का, दोनों जगहों का देखा जाए तो सर्वाधिक विषैला सर्प कोबरा को माना जाता है। यानी भारत देश का सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, तो कोबरा का। अगर स्थल की बात करें, स्थल पे रेंगने वाला, स्थल पे चलने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, तो कोबरा है। बात कर लेते हैं अजगर। अजगर को पाइथन कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो पाइथन है। अजगर तथा एनाकोंडा जैसे सर्प अविषैले होते हैं। यानी एनाकोंडा और अजगर जो सर्प होते हैं ये अविषैले होते हैं, इनके अंदर विष नहीं पाया जाता है। इस तरह से आज हमने देखा कि जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं और उनसे कौन कौन से हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन आज मैंने किया। अभी भी इसमें कुछ शेष है, इसका पार्ट 2 आएगा, उसको आप देखिएगा जरूर। जो भी इसमें शेष बचा हुआ है, जो अन्य शाखाएं हैं जिनसे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।